समय कभी अनुकूल नहीं होता, समय को अनुकूल बनाना पड़ता है। वर्तमान परिस्थितियां ना ही किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हैं, ना ही किसी देश के लिए। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए हाल ही कुछ दिन पहले कोविड-19 के द्वारा कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वर्तमान समय एक आपदा भी है, एक अवसर भी है। इसी आपदा में हमें अवसर को भी खोजना है और हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इसी आपदा में अवसर को खोजते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया। मैं दीपक शुक्ला, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे ख्याल से आप टॉपिक समझे होंगे, आत्मनिर्भर भारत है। पर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दूं, ये सब हमारे मेंटर्स हैं और अनअकैडमी के बारे में सबको मैक्सिमम पता ही होगा कैसे क्या इंस्टॉल करना है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाह रहा था आप सभी को, जो बच्चे नहीं समझ पाते कई बार मुझसे पूछते हैं, सर कौन सा पैकेज लेना चाहिए, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, बिगनर पैकेज ले लें, हायर पैकेज ले लें। तो मैं उनको अक्सर छोटी सी चीज बोला करता हूँ, देखो, अगर तुम किसी भी बड़े शहर में जाते हो, इवन दो इसे प्रयागराज गए या फिर दिल्ली गए, तो यहाँ पर रूम का रेंट जो होता है एक महीने का 10 से 12 हजार के अप्रोक्सीमेट गिर जाता है। और साथ में उसके बाद खाना पीना, कोचिंग की फीस, मोटा मोटा 1 लाख तक आप चले जाते हो, स्टार्टिंग के पहले महीने में ही चले जाते हो। अब उसके बाद रेंट तो हर महीने देना 10 से 12 हजार रुपए ना, तो बहुत ही ज्यादा इश्यूज बन जाते हो। मेरा मानना है, जो अन अकेडमी है, अन अकेडमी में इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स जो हैं, जो दिल्ली और प्रयागराज की सबसे अच्छी फैकल्टीज थी, वो अन अकेडमी में आज की डेट में पढ़ा रहे हैं। तो क्यों जाना है प्रयागराज और दिल्ली यार, सीधा समझो ना। उतना पैसा वहां पे जो तुम रेंट पे बर्बाद कर रहे थे, उससे भी कम पैसों में, है ना, उसके 60% या 70% प्राइस में आपकी प्रिपरेशन हो रही है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 7 हजार रुपये मिल रहा है, जरा मैथमेटिक्स दौड़ा के देखो किसमें प्रॉफिट है। और 24 महीने का 8400 रुपये मिल रहा है। एक चीज समझो, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, सब कुछ पढ़ना होता है। और दूसरी चीज, 2022 में यूपी में इलेक्शन है। 2020 के अंत से नौकरियां बहुत अच्छी तरह से चालू होंगी आना, और यहाँ पे नौकरियों कंप्लीट होते होते 12 से 14 महीने लग जाते हैं। इसीलिए मैं 2 साल के पैकेज को हमेशा बच्चों से प्रेफर करने के लिए कहता हूँ। अब बच्चे कहते हैं सर 8400 रुपये थोड़ा महंगा दिख रहा है, तो मैंने उनके लिए कोड फिर बनाया। मैंने कहा रेफरल कोड एक यूज करो तुम लोग, DSUS। जैसे ही रेफरल कोड यूज करोगे 10% का स्टेट डिस्काउंट मिलता है। और यहाँ देख रहे हो 6300 रुपये वही हो गया, यहाँ पर वही पैसा 7 हजार रुपये लग रहा था, और यहाँ पर 7 हजार, यहाँ पे वही पैसा 6300 हो गया। वहां पर वही 8400 था, यहाँ पे 7360 रुपये हो गया, मतलब 10% का स्टेट डिस्काउंट हो गया। बाकी तुम सोच लो, तुम 1 महीने का लेना है, 3 महीने का लेना है, 6 महीने का लेना है, सब में डिस्काउंट बराबर ही मिलना। पर मेरे ख्याल से 12 महीने या 24 महीने का पैकेज लो, फर्जी पैसे घर वालों के बर्बाद ना करो, एक बार पैकेज ले लो, पढ़ते रहो। इतने पैकेज में क्लासेस भी मिल रही हैं। अब क्लासेस भी कैसे मिल रही है, 24x7 क्लासेस मिल रही है, रिकॉर्डेड पढ़िए, जितना सुनना है सुनो, लाइव क्लासेस भी हैं। लाइव टीचर सारा प्रॉब्लम पूछो, कोई इश्यूज आ रहा है उससे पता करो तुरंत, कहो सर ये इशू आ रहा है, चैट करो उसको। अच्छा एक और चीज, यहाँ देखो, तुम बाहर टेस्ट सीरीज खरीदते हो, यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है तुम्हारे पास। तुम MCQ के लिए परेशान रहते हो, यहाँ पे टीचर MCQ कराते रहते हैं। हर टॉपिक के कोर्स बने हुए हैं, आराम से तैयारी करो, कोई इशू नहीं फंसता हुआ, है ना। तो मेरे ख्याल से 12 महीने या 24 महीने का लेना, और मैं तो 24 महीने वाला प्रेफर करता हूँ, है ना। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैंने सबको 24 महीने वाला कोर्स प्रेफर कर रखा है, और ये कोड प्रेफर कर रखा है। ये परमानेंट कोड है, DSUS, है ना। इस कोड को किसी में भी यूज कर लो, SSC का ले रहे हो, यूपी PCS का ले रहे हो, है ना, यूपी SSSC का ले रहे हो, NDA CDS ले रहे हो, है ना, कुछ भी ले रहे हो, UPSC ले रहे हो, किसी में भी ये कोड डालोगे ना, DSUS, 10% का डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा, अब बात करेंगे टॉपिक की। आत्मनिर्भर भारत हमारा टॉपिक था, तो पहले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो टॉपिक था हमारा, आत्मनिर्भर भारत। एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। आत्मनिर्भर भारत, आइए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, आत्मनिर्भर भारत। अच्छा, इस आत्मनिर्भर को देखो, है ना, क्या लगता है ये आत्मनिर्भर शब्द से आपको क्या समझ में आता है? थोड़ा सोचो, अपने दिमाग में लेके आओ, क्या आत्मनिर्भर से आपको क्या समझ में आता है? हाँ, जो स्वयं पर निर्भर हो, बिल्कुल आप जो सोच रहे हो, बिल्कुल आपकी बात सही है, जो स्वयं पर निर्भर हो। स्वयं पर निर्भर से तात्पर्य था मेरा कि
अ, वो व्यक्ति जो स्वयं पर निर्भर हो या फिर वो देश जो अपनी खुद की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हो, जिसका किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से कोई संबंध ना हो, वो कहलाएगा आत्मनिर्भर भारत। दूसरे शब्दों में इकोनॉमी के टर्म में कहेंगे, इकोनॉमी के टर्म में कहा जाए तो क्लोज इकोनॉमी, CLOS, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था। अब कहोगे भाई साहब ये जो आप पढ़ा रहे थे गुरुवर आत्मनिर्भर भारत, इसमें क्लोज इकोनॉमी बीच में कहाँ आ गई? बिल्कुल हाँ, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब समझो, जिसका किसी दूसरे देश से कोई संबंध ना हो, है ना, जो संसाधनों के आवागमन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करता हो, है ना, वही कहलाती है क्लोज इकोनॉमी। आत्मनिर्भर भारत भी तो वही कर रहा है, खुद पे डिपेंड हो रहा है, कह रहा है बाहर से कुछ नहीं मंगाना है, हम सब खुद करेंगे, है ना, खुद करेंगे। पर प्रधानमंत्री जी ने एक चीज बहुत साफ कर दी, PM ने साफ साफ कहा आत्मनिर्भर भारत से मतलब बंद अर्थव्यवस्था से नहीं है। सरकार के अनुसार आत्मनिर्भर भारत का अर्थ जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करना है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े तो ही वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी चीज, इसे इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया। और आत्मनिर्भर भारत से अर्थ जो है वो आत्म केंद्रित भारत नहीं है। यहाँ पर आत्म केंद्रित भारत नहीं है ना, जो समझो कि सिर्फ अपने पे केंद्रित तो नहीं, यहाँ पर आत्म केंद्रित की जगह वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करी जा रही है, वैश्विक की बात, सप्लाई और चेन की बात की जा रही है ना। दूसरे शब्दों में समझो, आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री जी ने वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर केंद्रित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्टली पूछ सकता है कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो किस अवधारणा पर केंद्रित है, तो आप बताओगे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पे केंद्रित है। एक और चीज समझो, प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा वोकल फॉर लोकल, मतलब जो आपके घरेलू उत्पाद थे, मतलब इसे मान लो अलीगढ़ का ताला मशहूर है, तो इसको अब ब्रांडिंग करके पूरे वर्ल्ड में बेचना है, यही था वोकल फॉर लोकल। क्लियर? तो आत्मनिर्भर भारत समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्या था आत्मनिर्भर भारत का मतलब, जो आप सोच रहे थे वही मतलब है आत्मनिर्भर भारत का, है ना, कि पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के साथ आगे बढ़ना है, पर हमें अपनी चीजों को प्रमोट करना है आगे। ठीक है, हम आज उसके पार्ट एक भाग एक पर बात करेंगे, भाग एक किस पे बात करेंगे, MSMI पर बात करेंगे। अच्छा, MSMI है क्या, पहले से समझो। मेरे ख्याल से सबको फुल फॉर्म पता होगा, जिसको नहीं पता MSMI का फुल फॉर्म तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ। MSMI का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसमें दो तरह के मेनली उद्योग आते हैं। पहला उद्योग जो कैसा होता है, विनिर्माण, है ना, हिंदी में टफ लग रहा होगा तो समझ लो मैन्युफैक्चरिंग, एक आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विस सेक्टर यानी सेवा, है ना। तो दो आते हैं MSME के अंदर। MSME की जो डेफिनेशन थी उसमें भी बदलाव किया गया है, उसको भी पढ़ेंगे आगे। पहले शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या सहूलियत दी, क्या क्या बातें कही, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे, प्रधानमंत्री जी का विजन क्या था। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, इसके अंदर उन्होंने 5 स्तंभ दिए। 5 स्तंभों में पहला अर्थव्यवस्था, दूसरी अवसंरचना, तीसरी प्रणाली, चौथा युवावादी और पांचवी मांग। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसमें था, भारत की अर्थव्यवस्था को उछाल देना है ना। अवसंरचना से तात्पर्य था प्रधानमंत्री जी का कि अब नई संरचना की ओर आगे बढ़ना है। प्रणाली से तात्पर्य था प्रौद्योगिकी से। 21वीं शताब्दी में ये प्रौद्योगिकी किस तात्पर्य था, माने IT जगत से, टेक्निकल रूप से में आगे बढ़ना है, डिजिटल लेन देन है ना, बिल्कुल वैसे ही। युवावादी, भारत की युवावादी जो है भारत की सबसे बड़ी ताकत है ना। मांग मतलब
हमें आज वर्ल्ड की मांग को पूरा करना है अपने प्रोडक्ट के थ्रू। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज दिया आत्मनिर्भर भारत के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने का दिया? 20 लाख करोड़ का दिया। अच्छा, ये भारत की जीडीपी का 10% था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ गई। तो पूछा जाएगा आत्मनिर्भर भारत में जो पैकेज दिया गया वो भारत की जीडीपी कितने परसेंट था, तो आप बताओगे 10% था। ठीक है। दूसरा, पैकेज कुटीर उद्योग, एमएसएमई, श्रमिकों, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ये पैकेज 20 लाख करोड़ का। सभी सेक्टरों में साहसिक सुधार के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा ये पैकेज। ठीक है। अब समय आ गया है कि हम अपने स्वदेशी उत्पादों के प्रचार पर गर्व करें तथा उन्हें वैश्विक रूप में लेके आए। बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि इन्हें वैश्विक रूप में लेकर के आना है। जैसे अलीगढ़ का ताला था, अब उसको वर्ल्ड फेमस बनाना है प्रचार करके, मतलब वर्ल्ड फेमस है वो, है ना। छोटी छोटी चीजें और भी हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 की बात करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 में क्या हुआ? 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया। अब इसमें क्या किया गया? प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी का 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है या फिर हर लाइन खुद में एक सवाल होती है। कैसे? मान लो मैं इसको ए कर दे रहा हूँ, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। अब देखना, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 के तहत। साथ ही 80 करोड़ गरीब जनता को अगले 3 महीने तक प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल दिया गया। ठीक है। तीसरा, अगले 3 महीने तक हर महीने प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल मुफ्त दी गई। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपए मिलेगा। अब मैं कह रहा हूँ ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है या चारों सही है? अब अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा तो बता दोगे ना चारों सही है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये पढ़ो पहली लाइन, जो मैं इसको बाद डिस्कस को करेंगे। पहले 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपए प्रति माह मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा महिला जनधन खाता धारकों को प्रति माह कितने रुपए दिए गए? आप बताओगे 500 रुपए दिए गए। 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनरेगा को लेकर एक सवाल हमेशा फंस जाता है पेपरों में, मैंने नोटिस किया हुआ है। पहले दिहाड़ी मजदूरी 182 रुपए थी। हाल ही में एक यूपी के अंदर लोअर सबॉर्डिनेट का पेपर हुआ था, हाल ही सबको याद होगा, उसमें पूछा गया था मनरेगा की मजदूरी कितनी, 182 रुपए थी, जो कि अब बढ़ा के 202 रुपए कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लेखपाल का पेपर होने वाला है, पक्का देखना, पूछ लेगा लेखपाल के पेपर में कि मनरेगा की मजदूरी कितनी है। आप सोचोगे 182 लगाए आएंगे जो ये नहीं पढ़े होंगे, पर जो पढ़े होंगे बता देंगे हाँ 202 रुपए है। तो मैंने इसको हर एक लाइन को अलग अलग करके लिखा हुआ, हर एक टॉपिक को उठा के लिखा हुआ उनके, तो इस चीज को समझ लीजिएगा थोड़ा ढंग से, है ना। बिल्कुल सीरियस लेके पढ़िएगा थोड़ा सा। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिक, गरीब विधवाओं, गरीब दिव्यांगों को 1,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। अच्छा, अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2 दिया गया। इस पैकेज में क्या किया गया? वर्तमान पीएम किसान अंतर्गत 8.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को 2,000 रुपए दिए गए। भवन निर्माण, विनिर्माण श्रमिक कल्याण कोष का इस्तेमाल करने की इजाजत, ताकि श्रमिकों को राहत प्रदान किया सके। ऐसे व्यवसाय जहां 100 से कम श्रमिक है, उनमें 15,000 रुपए से कम वेतन वाले श्रमिकों को पीएफ खाते में अगले 3 महीने तक उनके मासिक वेतन का 24% जमा होगा। तो पूछा जाएगा कि कोविड-19 के दौरान श्रमिकों जिनकी 15,000 रुपए से कम तनख्वाह थी, उन श्रमिकों के मासिक वेतन से कितने रुपए पीएफ खाते में जमा हुए? तो बताओगे 24% जमा हुए। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के अंतर्गत पंजीकृत 5 करोड़ कर्मचारियों को उनके खातों से राशि का 75% गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 महीने का वेतन, इनमें से जो भी कम होगा वो दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6.85 करोड़ परिवारों की सहायता कर रहे स्वयं सहायता समूह के लिए बिना गारंटी वाले ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख कर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिला खनिज कोष का इस्तेमाल चिकित्सा परीक्षण, स्क्रीनिंग जैसी सुविधाओं की पूर्ति करने तथा उनसे वृद्धि के लिए किया जाएगा। अब देखो, कुछ दिन पहले देख लो विधायक लिख के दे रहे थे अपने लेटर हेड में, मैं अपने विधायक से 25 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं 30 लाख रुपए दे रहा हूँ कोरोना के लिए। बस वैसे ही जिला खनिज कोष भी बना होता है ना, उससे पैसा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उपायों के बारे में। अन्य उपाय 1, भारत सरकार के अनुरोध पर आरबीआई ने राज्यों को आर्थोपाया ऋण। अच्छा,
एक शब्द आया आर्थोपाया ऋण। अब आप समझ रहे होंगे ये आर्थोपाया शब्द कहाँ से आया। समझो आर्थोपाया होता क्या है। आर्थोपाया का अर्थ होता है वेज एंड मीन एडवांस। अब बोलो तो आपने इंग्लिश बता दी, अर्थ बताओ। तो क्या होता है, रिजर्व बैंक जो होता है वो भारत सरकार और तथा राज्य सरकार को एक बैंकर के रूप में, क्या होता है आर्थोपाया में, जो रिजर्व बैंक होता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक बैंकर के रूप में, है ना, अस्थाई अग्रिम ऋण देता है। समझ रहे हो, अग्रिम ऋण की बात समझते हैं। जैसे कई सारी कंपनीज होती हैं वो बैंक से लोन लेकर के तनख्वाह देती है तथा महीने के आखिर में बैंक को वो ऋण चुका देती है अपने प्रॉफिट से। बस वैसे ही है, ये अग्रिम ऋण की बात हो रही है। तो अग्रिम ऋण देता है ना। तो आरबीआई राज्यों के लिए और केंद्र के लिए एक बैंक की तरह काम करता है, तो उन्हें अग्रिम ऋण प्रदान करता है। इसी को अर्थोपाया ऋण कहते हैं। इसमें 60% की वृद्धि कर दी गई। अच्छा, एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, आर्थोपाया जो ऋण है इसकी स्थापना या फिर ये कब से चालू किया गया, तो बता देना 1 अप्रैल 1997 से आर्थोपाया ऋण की शुरुआत हुई थी। अच्छा, आर्थोपाया ऋण में कितना पैसा मिलता था, 75,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान था, जिसमें 60% की वृद्धि कर दी गई। ओके ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5 लाख रुपए तक किसी भी लंबित आय का रिफंड जारी किया जाएगा। इसमें करीब 14 लाख करदाता तत्काल लाभ पहुंचेंगे। अभी इसको समझो, क्या समझोगे। जैसे आप अपना टीडीएस फाइल करते हो, है ना, टीडीएस में देखा कि आपका जितना टैक्स कटा है वो ज्यादा कट गया है, पैसा रिफंड आएगा। ये उसी पैसे रिफंड की बात कर रहा है। 5 लाख रुपए तक के सभी लंबित आय का रिफंड जारी करेगा, है ना, आयकर का रिफंड जारी होगा, ये उसी की बात कर रहा है। सभी लंबित रिफंड और ड्रॉबैक दावों के लिए विशेष रिफंड ड्रॉबैक निपटान अभियान चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उपरोक्त दोनों से 18,000 करोड़ रुपए रिफंड दिया जाएगा। इससे किसका फायदा होगा, कंपनीज का फायदा होगा और लोगों का फायदा होगा जिनके रिफंड फंसे हुए थे अभी तक। सरकार उनको उनके रिफंड वापस करेगी जो कर के रिफंड फंसे हुए थे। तीसरी, आपात स्थिति स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पैकेज के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अन्य उपाय 2 की बात करें तो वैधानिक और अनुपालन मामलों में ढील प्रदान की गई है। अब कैसे ढील प्रदान की गई है, आयकर रिटर्न के लिए अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी गई है। अब ये 30 जून 2020 था ना, जो अग्रिम रिटर्न फाइल करते हैं, अग्रिम रिटर्न का मतलब समझते हो, जो एडवांस रिटर्न पे करते हैं, एडवांस पे करते हैं, ये तारीख उनके लिए 30 जून 2020 कर दी गई। तो पेपर में पूछा जाएगा अग्रिम रिटर्न भरने वालों के लिए या फिर अग्रिम कर भरने वालों के लिए अंतिम तारीख कितनी कर दी गई, तो आप बताओगे 30 जून 2020 कर दी गई थी। सेम कहानी जीएसटी रिटर्न वालों के लिए भी है, 30 जून 2020 कर दी गई। 24/7 कस्टमर क्लियरेंस 30 जून 2020 तक रहेगा। डेबिट कार्ड धारकों को किसी भी एटीएम से राशि निःशुल्क निकालने के लिए 3 महीने की छूट दी गई है। साथ ही मोटर वाहन स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान के लिए 15 मई 2020 से पहले करने की इजाजत मिल गई है। अनिवार्य बैठकें 60 दिन यानी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ई वोटिंग सरलीकृत वोटिंग सुविधा के साथ साधारण सामान्य बैठक की इजाजत दी गई है ना। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया गया, नकद आरक्षित अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप 1,37,00,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है ना। अब ये कहोगे, दिमाग में आ रहा होगा ये नकद आरक्षित अनुपात आखिर में है क्या। तो ये समझो एक निश्चित अनुपात होता है जो बैंक अपने पास उपलब्ध नकदी का हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास जमा कर देती है। मतलब बैंक के पास मान लो कुछ पैसा रखा हुआ है, अगर उससे ज्यादा है तो क्या करती है, वो आरबीआई के पास जमा कर देती। यही नकद आरक्षित अनुपात CRR है। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, कटौती करी गई, कितनी, इतनी, है ना, इतनी कटौती करी गई। अब क्या होगा, बैंकों के पास ज्यादा पैसा सेफ रहेगा, आरबीआई को वो नहीं देगा उतना पैसा। अब इससे फायदा क्या होगा, वो उस पैसे का लोन दे देगा ताकि मार्केट में लिक्विडिटी यानी पैसा आ जाएगा। ठीक है।
निवेश ग्रेड के कॉर्पोरेट बॉन्ड, वाणिज्य पत्र और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स में नए निवेश के लिए 1,50,00,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ना। दूसरी चीज, निवेश ग्रेड के बॉन्ड, वाणिज्य पत्र, एनबीएफसी व एमएफआई के गैर परिवर्तनीय बॉन्ड के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 50 करोड़ रुपए की सहायता है। अब कहोगे एनबीएफसी क्या है, तो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये एनबीएफसी होती हैं। और एमएफआई क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, समझ रहे हो, जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह होते हैं ना, वैसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, उसी का एग्जांपल है ना। इनको क्या किया सरकार ने, 50,000 करोड़ रुपए दिए ताकि आप बाजार में बांटो, ताकि लिक्विडिटी आए, है ना। तीसरी, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत ओवरनाइट उधारी के लिए बैंकों की सीमा में बढ़ोतरी, जिससे बैंकिंग प्रणाली में घटी एमएसएफ की दर 1,37,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त तरलता आएगी। तरलता का तात्पर्य क्या है, लिक्विडिटी, मतलब अर्थशास्त्र की भाषा में हम तरलता को, रुपए को तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आगे बढ़ता है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को नीतिगत रेपो दर पर 50,000 करोड़ रुपए कुल धनराशि के लिए विशेष पुनरावृत्ति सुविधाओं की घोषणा की गई है। और तरलता के भारी दबाव को खत्म करने के लिए म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा, वही तरलता माने पैसे, वही रुपया मार्केट में लाने की घोषणा की गई है। सभी सावधि कर्जों पर संबंध में कार्यकारी पूंजी सुविधाओं पर किस्तों ब्याज के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत का ऐलान किया गया है। मार्जिन में कमी के द्वारा कार्यकारी पूंजी के वित्त पोषण को आसान बनाया गया है। एनबीएफसी, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा रियल एस्टेट क्षेत्र को दिए गए कर्जे का वाणिज्य संचालन प्रारंभ करने की तारीख के विस्तार की 1 साल का अतिरिक्त समय दिया गया, मतलब 1 साल तक उनसे वसूली नहीं की जाएगी, इस चीज को समझना। आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या क्या सहूलियत दी गई है एमएससीआई सहित विभिन्न व्यवसायों में, है ना। 3 लाख करोड़ रुपए की गिरवी मुक्त स्वचालित ऑटोमेटिक कर्ज की व्यवस्था करी गई है। एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अप्रधान कर्ज दिया गया है। एमएसएमई फंड और फंड्स के लिए 50,000 करोड़, मतलब जो फंड आपके पास है उससे ऊपर फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्धता कराई गई है। एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। 200 करोड़ रुपए तक के कार्यों के लिए एक वैश्विक निविदा नहीं होगी। वैश्विक समझते हैं, जैसे मान लो 200 करोड़ रुपए का कोई टेंडर था, अब क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड से टेंडर पड़ने लगते थे, भाई 200 करोड़ का टेंडर है पूरे वर्ल्ड से, अब ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इंडिया वाले ही उसका टेंडर डाल पाएंगे, है ना। साथ ही एमएसएमई के लिए अन्य उपाय किए गए, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। उपक्रमों और कर्मचारियों हेतु 3 महीने के लिए 25,000 करोड़ रुपए की ईएफआई संबंधी सहायता की गई है। उपक्रमों और कर्मचारियों के लिए ईपीएफ अंशदान में 3 महीने तक के लिए कमी की गई है। साथ ही एनबीएफसी, एचसी, एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की तरलता सुविधा लाई गई है। एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना लाई गई है। डिस्कॉम, डिस्कॉम जो कौन होता है, जो विद्युत सप्लाई का काम करता है ना, उसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराई गई, मतलब 90,000 रुपए उसके लिए पैसे की व्यवस्था करी गई है, 90,000 करोड़ की। ठेकेदारों को राहत मिलेगी। रेरा, रेरा क्या होता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा होती के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं की पंजीकरण और समापन तिथि में विस्तार किया गया है। टीडीएस और टीसीएस दो इंपॉर्टेंट नाम है। टीडीएस सबको पता होगा मेरे ख्याल से, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में 50,000 करोड़ की तरलता लाई गई है। प्रत्यक्ष कर से संबंधित अन्य कदम उठाए गए हैं। चर्चा करेंगे एमएसएमई सहित उपक्रमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की गिरवी मुक्त संचालन कर्ज की। इसमें क्या हुआ, कोविड-19 के चलते बुरी तरह प्रभावित व्यवसाय एमएसएमई को अपनी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं, कच्चा माल खरीदने तथा कारोबार फिर से शुरू करने के लिए अतिरिक्त वित्त की जरूरत थी, जो बैंकों और एनबीएसओ के उपक्रमों ने 29/2/2020 के तहत
कर्ज का 20% के बराबर आपात कर्ज सुविधा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी है, ठीक है। 25 करोड़ रुपए तक के कर्जदार और 100 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर वाले पात्र होंगे। 4 साल अवधि वाले कर्ज पर मूलधन के भुगतान पर 12% की मोहलत, ब्याज दरों की कमी की गई है। मूलधन और ब्याज पर बैंकों की एनबीएफसी को 100% क्रेडिट गारंटी कवर दिया गया है ना। साथ ही 31 अक्टूबर 2020 तक ये योजना का आप लाभ उठा सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। 45 लाख इकाइयां व्यावसायिक गतिविधि शुरू की जा सकती हैं और नौकरियों की रक्षा होगी। बोर नहीं होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी थोड़ी बोरियत होती है पर यही पेपर पास कराती है, इसी को समझना है, तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ इकोनॉमी है ना। संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अप्रधान सबऑर्डिनेट कर्ज दिया गया। संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए पूंजी समर्थन की जरूरत थी। भारत सरकार सबऑर्डिनेट कर्ज के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रदान करेगी। 2 लाख एमएसएमई को लाभ मिलने की उम्मीद है इसमें। ऐसे कार्यरत एमएसएमई इसके पात्र होंगे जिनके खाते एनपीए हो गए हैं। एनपीए का अर्थ क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, है ना, जिन पर भारी कर्ज का बोझ था। मतलब आपने बैंक से कर्ज लिया, बैंक का कर्ज नहीं चुका पाओगे तो खाता वो आपका एनपीए कर देगा। साफ सीधी बात है ना, कि आप खर्च नहीं चुका पा रहे हो, ये खाता आपका मैं बंद कर रहा हूँ। दूसरी चीज, सरकार सीजीटीएमएसआई को 4,000 करोड़ रुपए समर्थन उपलब्ध कराएगी। अब सीजीटीएमएसआई है क्या तो जान लो। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। तब बैंकों द्वारा एमएसएमई के प्रवर्तकों को कर्ज दिया जाएगा, जिस धनराशि के प्रवर्तकों द्वारा इक्विटी के रूप में इकाई को लगाया जाएगा। फंड ऑफ फंड्स मैंने खुद पहले चर्चा की थी। फंड ऑफ फंड्स, इसमें 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी की व्यवस्था होगी। तो पूछा जाएगा सीधा पेपर में कि फंड ऑफ फंड के तहत एमएसआई को कितने रुपए की पूंजी व्यवस्था की गई, तो आप बताना सीधा 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी व्यवस्था करी गई है। ये सारे जितने भी डाटा दिए हैं ना, इसको 2-3 बार देखना, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। पूंजी की भारी कमी से जूझ रहे एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए कोष के साथ साथ फंड एंड फंड्स की व्यवस्था की गई। विकास की संभावना और व्यवहार्यताओं के साथ एमएसएमई के लिए पूंजी वित्त पोषण उपलब्ध कराया जाएगा। एक समग्र फंड और कुछ सहायक फंड के माध्यम से एएफओ का परिचालन किया जाएगा। फंड के स्वरूप में सहायक और फंड के स्तर पर 50,000 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल सहायता मिलेगी। इससे एमएसएमई के आकार के साथ ही इसकी क्षमता में भी विस्तार होगा। एमएसएमई को शेयर बाजारों के मुख्य बोर्ड में सूचीबद्ध कराने की दिशा में भी प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि एमएसएमई जो होगा वो सेंसेक्स में और बीएसई में आएगा, यानी किसको, इसको शेयर बाजारों में लेके जाएंगे। आखिर एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है, जिसपे बहुत सारा बवाल छिड़ा था, है ना। एमएसएमई की परिभाषा में सीमा कम होने के कारण सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के बीच लाभ के दायरे से बाहर हो जाने का डर उत्पन्न हुआ था। इसके लिए आगे बढ़ने की इच्छाएं खत्म हो गई थी। इसके संशोधन की मांग काफी अरसे लंबे से चली आ रही थी, जिसमें घोषणाएं हुई कि एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया जाएगा, निवेश की सीमा में संशोधन कर उसमें वृद्धि की जाएगी, टर्नओवर के लिए अतिरिक्त मानदंड भी शुरू किया जाएगा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच का भेद समाप्त किया जाएगा, कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और आखिर में एमएसएमई की परिभाषा बदल जाती है। ये एमएसएमई की संशोधित परिभाषा है और जो आप ये देख रहे हैं ये पूरा ऑथराइज्ड है, साथ ही ये पीआईबी से उठाया हुआ है। सारा डाटा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उठाया हुआ है, तो निश्चिंत रहिएगा, कोई भी डाटा कहीं से भी गलत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप डाटा जितना भी है सब उसको याद कर लेना। 2-4-10 बार देखोगे डाटा अपने आप आपको फ्लैक्चुएट रट जाएगा। अच्छा, एमएसएमई की मौजूदा और संशोधित परिभाषा को जानेंगे। पहले आखिर है क्या एमएसएमई की परिभाषा। मैंने कुछ दिन पहले जब मैं आपको एमएसएमई बताया तो मैंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही बात है, विनिर्माण और सेवा, ये वही दो हैं। तो एमएसएमई के में दो ही वर्गीकरण है, एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और दूसरा सर्विस सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं विनिर्माण और सेवा। इसमें क्या था, निवेश जो है वो 25 लाख से अगर कम है तो सूक्ष्म उद्योग है, ये पहले की परिभाषा बता रहे जो पहले थी। लघु में क्या था,
निवेश 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। मझौले की परिभाषा, निवेश 10 करोड़ से कम होने चाहिए, जबकि सर्विस सेक्टर में यही चीज 10 लाख से कम, लघु में 2 करोड़ से कम और मझौले में 5 करोड़ रुपए से कम थी। अब परिभाषा चेंज होती है। परिभाषा चेंज होते ही संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण आता है, जिसके तहत कहा गया है मिश्रित मानदंड, निवेश और सालाना कारोबार टर्नओवर। अब यहाँ पर एक टर्नओवर शब्द और जोड़ दिया गया है। अब देखो, और विनिर्माण उद्यम और सेवा को एक साथ कर दिया गया है। देखो यहाँ पर दोनों में अंतर थे, है ना। अब यहाँ पे उस अंतर को समाप्त करके दोनों को एक साथ कर दिया गया है। बोल क्या रहा है, अगर निवेश 1 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो वो क्या होगा, सूक्ष्म उद्योग। अगर निवेश 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो क्या होगा, लघु उद्योग। अगर निवेश 20 करोड़ रुपए से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है तो क्या होगा, वो मझौला उद्योग। अब याद कैसे करोगे, देखो 1 5, उसके आगे 0 बढ़ा दो 10 50 और दूना कर दो 20 100। समझ गए, याद हो गया। सूक्ष्म में 1 5, लघु में 10 50, 10 50 को दोना मुधले मझौले में दूना कर दो 2000 दो 20 और 100। ठीक है, डन। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 200 करोड़ रुपए की वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। वैश्विक निविदा मतलब जो वर्ल्ड में एक तरह से नहीं कि मतलब वर्ल्ड की हर कंपनी आकर के टेंडर डाल देती थी। अब 200 करोड़ रुपए तक में वर्ल्ड वाली कंपनियां टेंडर नहीं डाल पाएंगी, सिर्फ भारतीय कंपनियां टेंडर डाल पाएंगी। वही बात हो रही है यहाँ पे। भारतीय एमएसएमई और अन्य कंपनियों को अक्सर विदेशी कंपनियों से अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इसलिए 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी खरीद निविदाओं में वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। सामान्य वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे एवं आत्मनिर्भर भारत दिशा में कदम होगा और मेक इन इंडिया के लिए सहायता प्रदान करेगा। यह एमएसएमई को अपना कारोबार बढ़ाने में भी मदद करेगा। आगे एमएसएमई के लिए अन्य उपाय। वर्तमान में एमएसएमई को कोविड के कारण विपणन और नकदी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एमएसएमई के लिए व्यापार मेले, प्रदर्शनियों के स्थान पर ई मार्केट लिंकेज को बढ़ावा दिया जाएगा। पहले याद नहीं, पार्कों में मेले लगते थे कि भाई आओ यहाँ पे लघु उद्योग मेला लगा है, चूरन बिक रहा है और मतलब चटनी टाइप का करता था, या फिर स्मॉल स्मॉल कुछ बिजनेसेस का मिला करता था, जैकेट मिलती थी कहीं कहीं या फिर खादी मिलता था, वही था ये चीज, है ना। अब क्या होगा, ई मार्केट प्लस द्वारा सिर्फ आंकड़ों का उपयोग करते हुए लेन देन आधारित ऋण को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक का उपयोग किया जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा, जैसे आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह समझ रहे थे, अब वैसे ही ये ई मार्केटिंग में आ जाएगा। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में समझ लो कि ई आगे एमएसएमई जो है वो ई मार्केटिंग में आ जाएगा। और समझो, सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर एमएसएमई वेंडर्स के बकाये के निपटान पर सरकार की लागत लगातार नजर रख रही है। सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की ओर एमएसएमई के प्रायोग को 45 दिन भीतर जारी किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है देखना, प्रतिष्ठानों और कामगार को 3 महीने के लिए 2500 करोड़ रुपए के ईपीएफ की सहायता दी जाएगी। कितनी, ईपीएफ में 2500 करोड़ रुपए की सहायता। कैसे, काम पर लौटने पर कारोबारियों पर वित्तीय दबाव का बरकरार रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत प्राप्त पात्र प्रतिष्ठानों के ईपीएफ खातों में नियोक्ता के 12% और कर्मचारी के 12% अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मतलब जो आपका एक तरह से पीएफ कटता था ना, वो अब 24% कटेगा टोटल पीएफ का। उसमें 12% जो आपकी कंपनी पे करेगी और 12% कर्मचारी की सैलरी से कटेगा। ठीक है, ये पहले भी होता आया था। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, यह प्रावधान पहले वेतन माह मार्च अप्रैल मई 2020 के लिए किया गया था। अब क्या है, इस सहायता को अगले 3 वेतन माह जून जुलाई अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है ना। अब ये 24% याद रखना पीएफ वाला गेम, 12% कर्मचारी के लिए और 12% अंशदान को भुगतान किया जाएगा। इसमें 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को 2500 करोड़ रुपए की नकदी की राहत उपलब्ध होगी। आगे,
कंपनियों और कामगारों के लिए 3 महीने तक ईपीएफ का अनुदान घटा, जो कि 6,750 करोड़ रुपए की नकदी सहायता से होगा। अच्छा, कारोबारियों की अगली तिमाही में उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया की मदद दरकार होगी। कर्मचारियों के हाथ में अधिक वेतन प्राप्त से नियोक्ताओं की भविष्य निधि के बकाये के भुगतान में राहत देने की आवश्यकता है। ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ता कर्मचारी दोनों की वैधानिक पीएफ व अंशदान अगले 3 महीने के लिए 12% से घटकर 10% तक रह जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 12% से घट के क्या होगी 10%। हालांकि सीपीएसआई व राज्य पीएसयू नियोक्ता योगदान के लिए 12% योगदान जारी रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह योजना उन श्रमिकों के लिए लागू होगी जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज और उसके विस्तार के 24% ईपीएफ सहायता के प्राप्त पात्र नहीं होंगे। इसमें ईपीएफओ के तहत आने वाले 6.5 लाख संस्थाएं और 4.3 लाख करोड़ कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसमें 3 महीने के दौरान नियोक्ताओं कर्मचारियों के बीच 6,750 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह सुनिश्चित है ना। इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई। तो एनबीएफसी क्या होता है, मैंने बताया था नॉन बैंकिंग, सेकेंड ये देखिए एनबीएफसी है तो मैंने बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एचएफसी क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। तो इश्यू है, शायद पेन नहीं चल रहा है। एमएफआई के लिए क्या होगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी प्रवाह की गई है ना। अब इसमें क्या है, सरकार 30,000 करोड़ रुपए का विशेष नकदी प्रवाह इन लोगों के लिए कर रही है। अब याद रखना, पूछा जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हाउसिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं या फिर एमएफआई हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसके लिए सरकार ने कितना राहत पैकेज दिया, तो आप बताओगे 30,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। इस योजना के तहत एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई के निवेश ऋण के ऋण प्राप्तों में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों के लेन देन में निवेश किया जाएगा। साथ ही यह नकदी प्रवाह बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के उपायों का पूरक होगी। प्रतिभूति के लिए पूरी तरह से भारत सरकार की गारंटी होगी, मतलब अब गारंटर कौन होगी, भारत सरकार होगी, सीधा सीधा। यह एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई और म्यूचुअल फंड के नकदी प्रवाह सुनिश्चित करेगा, है ना। अक्सर देखते हो ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट। अब मार्केट ही डूब गया तो म्यूचुअल फंड तो डूब ही जाएगा। अब इसके लिए हेल्प कौन करेगा, सरकार करेगी, है ना। तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत समझ लेना आसानी से, कोई इशू नहीं है। साथ ही एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 दी गई। इस क्रेडिट गारंटी योजना में क्या था, एनबीएफसी, एचएफसी, एमएफआई को व्यक्तियों को नए ऋण देने के लिए नकदी प्रवाह की आवश्यकता होती है। मौजूदा पीजीएसई योजना के विस्तार किया जाएगा ताकि इस प्रकार के उपक्रमों को बॉन्ड, सीपी, बैलेंस शीट पर देनदारी के प्राथमिक निर्गम जैसे उधारी का कवर किया सके। पहले 20% का नुकसान वहन गारंटर यानी भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। बिना रेटिंग वाले पत्रों सहित ए रेटिंग या नीचे की रेटिंग वाले पत्र निवेश विशेषकर कई एमएफआई के लिए प्रासंगिक होंगे। इस योजना के परिणाम स्वरूप 45,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह होगी। तो सीधा सीधा पूछा जाएगा, आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 में सरकार कितना पेमेंट कर रही है, या फिर सरकार कितना इन्वेस्ट कर रही है, सरकार कितना अर्थ दे रही है, तो आप बताओगे 45,000 करोड़ रुपए। इन सबको 2-3 बार देखना पड़ेगा, वीडियो को बिल्कुल सही से सुन लो, है ना। एक बार में नहीं समझ में आने वाला, मुझे भी मालूम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स इकोनॉमिक्स के ऐसे यूज हुए हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे लास्ट तक। जब आप 1-2 बार देखोगे तो आप उनसे फैमिलियर हो जाओगे और आपको समझ में आने लगेंगे, है ना। अब देखिए डिस्कॉम। डिस्कॉम क्या था, मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी बिजली डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्यों के बीच में। इसमें भी क्या था, 90,000 करोड़ रुपए का नकदी प्रवाह की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसके राजस्व में गिरावट आई। क्यों, वसूली तो हो नहीं पाई है 3 महीने से, तो इसके राजस्व में गिरावट आ गई है। मांग में गिरावट के कारण अप्रत्याशित तौर पर नकदी प्रवाह की समस्या पैदा हुई है। डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन तथा परीक्षण कंपनियों का बकाया करीब 94,000 करोड़ रुपए हो गया।
गवर्नमेंट यही 94,000 करोड़ रुपए देगी डिस्कॉम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साफ साफ पूछा जाएगा डिस्कॉम को सरकार कितना देगी तो आप बताओगे 90,000 करोड़ रुपए देगी, है ना। ये 90,000 करोड़ है, 94 नहीं है, ठीक है। ये 90,000 करोड़ रुपए डिस्कॉम को देगी। ओके। प्राप्तियों के एवज में डिस्कॉम को में 90,000 करोड़ रुपए की नकदी प्रवाह करेगी पीएफसी और डिस्कॉम की देनदारी खत्म करने के लिए विशेष उद्देश्य के लिए राज्य की गारंटी उत्पाद कंपनियों को ऋण दिए जाएंगे। विशिष्ट गतिविधियों सुधार के लिए लिंकेज उपभोक्ताओं के लिए डिस्कॉम द्वारा डिजिटल भुगतान की सुविधा, राज्य सरकारों के बकाये का परिसमापन, वित्तीय एवं परिचालन घाटे को कम करने की योजना है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उत्पादन कंपनियां डिस्कॉम को छूट देंगी जिसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्या है, ठेकेदारों को राहत। ठेकेदारों को राहत कैसे मिलेगी? सभी केंद्रीय एजेंसी जैसे रेलवे, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का द्वारा 6 महीने तक एक्सटेंशन ठेकेदारों की लागत के बिना प्रदान किया जाएगा। मतलब कोई काम जो मान लो एग्जाम्पल मार्च में पूरा होना था उसमें अब 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। 6 महीने बाद तक भी तुम उसको पूरा कर सकते हो, वरना पेनल्टी सब जोड़ा करते थे, अब सब नहीं होगा। इसमें निर्माण कार्य और माल एवं सेवाओं के अनुबंध भी शामिल हैं। काम पूरा होने, मध्यवर्ती मील के पत्थर इत्यादि और पीपी अनुबंधों में रियायत अवधि के विस्तार जैसे दायित्व इसमें शामिल है। सरकारी एजेंसियां आंशिक रूप से बैंक गारंटी जारी करेंगी तब तक अनुबंध आंशिक रूप से पूरा ना हो जाए, नकदी प्रवाह आसान से करेगी। रेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी चर्चा करी थी इसकी रेरा के बारे में। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है रेरा का फुल फॉर्म। इसके तहत रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण और समापन तिथियों का विस्तार किया जाएगा। कोविड के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है परियोजना में, सबको पता है, और जो हमारे कार्य चल रहे थे या फिर जो हमारे फ्लैट्स वगैरह बन रहे थे वो अब रुक चुके हैं, कहीं कहीं चालू भी हो गए हैं, पर अब मजदूर वापस कहीं तक अपने गाँवों में जा चुके जिस कारण से वो सारी योजनाएं रुक गई हैं। इसी को देखते हुए पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार किया गया है। आवासीय और शहरी आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों में संघ राज्य क्षेत्र तथा उनके नियमित प्राधिकरणों में कोविड-19 के रेरा के तहत प्राकृतिक आपदा की घटना के रूप में माने। पंजीकरण और पूर्णता तिथि की स्वतः संज्ञान लेते हुए बिना व्यक्तिगत आवेदन उन सभी के पंजीयन को 6 महीने के लिए बढ़ा दें। मतलब आपको फ्लैट अगर मार्च में मिलना था तो 6 महीने के बाद मिलेगा, कोई इशू नहीं पड़ेगा, जिसकी समय सीमा 25 मार्च या उसके बाद से प्रारंभ होगी। जरूरत पड़ने पर नियामक प्राधिकारी इस 3 महीने को और बढ़ा सकते हैं, मतलब वो उसको 9 महीने कर सकते हैं अगर वो चाहेगा। फिलहाल 6 महीने का सरकार ने सुझाव दिया है और 3 महीने अगर अधिकारी चाहता है तो बढ़ा सकता है। संशोधित समय सीमा के स्वचालित रूप से ताजा परियोजना पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करें। रेरा के तहत समांतर रूप से विभिन्न प्रतिमा अनुपालनों के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए। साथ ही ये उपाय रियल एस्टेट डेवलपर्स का तनाव दूर करेंगे तथा परियोजना का समापन सुनिश्चित करेंगे ताकि घर खरीदने वाले अपने बुक किए गए घरों को आपूर्ति समय सीमा पर प्राप्त कर सकें। टीडीएस और टीसीएस की दरों में कमी के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की तरलता लाएगी। तरलता वही है लिक्विडिटी, यानी अर्थव्यवस्था के रूप में इसको हम लोग तरलता बोलते हैं, वैसे नॉर्मल में हम लोग इसको पैसा बोलते हैं बाजार में, और जब इकोनॉमिक से बात होगी इसको तरलता के रूप में लेते हैं। टीडीएस और टीसीएस का फुल फॉर्म मैंने पहले बता दिया, एक बार बता दूं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है, टीडीएस और टीसीएस दो हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड टू सोर्स, और टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड टू सोर्स, है ना। तो टीडीएस टीसीएस फुल फॉर्म फिर क्लियर करा दिया मैंने एक बार। अच्छा, इसमें है क्या, करदाताओं के पास और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए निवासियों को गैर वेतन भोगी निर्दिष्ट भुगतानों के लिए स्रोत पर कर कटौती की दरों और निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत पर संग्रहित की दरों में मौजूद दरों की तुलना में 25% की कमी की जाएगी। अनुबंध, पेशेवर शुल्क, ब्याज, किराया, लाभांश, कमीशन, दलाली आदि के भुगतान के लिए टीडीएस इस घटी हुई दरों के लिए पात्र होगा। ये कमी वित्त वर्ष 2020-21 के शेष भाग के लिए यानी 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू रहेगी। ये उपाय 50,000 करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराएगा।
पूछा जाएगा टीडीएस और टीसीएस की दरों में कमी के लिए कितना फंड सरकार ने दिया, तो आप बताओगे 50,000 करोड़ का फंड दिया गया। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अभी आएगा, वो अलग इम्पोर्टेंट रखता है। जब पार्ट 3 में हम लोग कृषि की चर्चा करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो कम से कम 3 से 4 बार जब आप देखेंगे तब ये वीडियो आपकी समझ में आएगा। क्यों? इकोनॉमिक के बहुत माइनस टर्म्स यूज हुए हैं। मान लीजिए कि आप भारत पे ऐसे लिखने के लिए आ गया तो ये पीडीएफ या फिर ये वीडियो आपकी इतनी हेल्प कर सकेगा कि आप कभी नहीं सोच सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। बस हाँ, इसके आपको जो नंबर्स दिए हैं वो याद करने पड़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसे 3-4 बार देखोगे आपको तो वो अपने आप रट जाएंगे। टफ नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल कट समझ लो, है ना, कोई इशू नहीं आने वाला, है ना। अच्छा, अन्य प्रत्यक्ष कर के उपाय क्या किए गए ये जानो। चैरिटेबल ट्रस्टों, गैर कॉर्पोरेट व्यवसायों, पेशों जिसमें से प्रोप्राइटरशिप, साझेदारी, एलएलपी और सहकारी समितियां शामिल हैं, सभी लंबित रिफंड तुरंत किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया। मतलब अब जो टैक्स फाइल करते थे हम लोग वो 30 नवंबर तक कर सकते हैं, और जो एडवांस टैक्स फाइल करते थे उनके लिए तारीख 21 जून कर दी गई, 30 जून कर दी गई थी, है ना। और टैक्स ऑडिट की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी, सितंबर 2020 से बढ़ा करके 31 अक्टूबर 2020 कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एडवांस टैक्स का मैंने पहले बताया था, जो पहले बताया था मैंने 30 जून बताया था, है ना, वो एडवांस टैक्स के लिए बताया था। और जो मैं अभी बता रहा हूँ ये नॉर्मल टैक्स के लिए बता रहा हूँ, जो नॉर्मल टैक्स में जमा करते हैं ना, ये उसके लिए बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल टैक्स के लिए बता रहा हूँ, है ना। अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय क्या किए गए हैं। आकलन की जो तिथि थी उसको 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो रही थी, उसे बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया। और आकलन की तिथि जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी उसे बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। अब फिर समझो इसको, आकलन की तिथि जो थी वो 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो रही थी, उसको बढ़ा करके 31 सितंबर कर दिया गया। और आकलन की जो तिथि 31 मार्च को समाप्त हो रही थी उसको बढ़ा करके 30 सितंबर 2021 कर दिया गया। और अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान किए करने के लिए विवाद से विश्वास योजना, है ना, की अवधि 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, विवाद से विश्वास योजना किस लिए लाई गई थी, तो आप बताओगे अतिरिक्त राशि के बिना भुगतान करने के लिए। तो एक बार बड़ा तेजी से इसको हम लोग देख लेते हैं स्पीड में, है ना, ताकि बड़ी तेजी से हो जाए कि आखिर हम लोगों ने अब तक देखा क्या क्या है। बहुत स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं इसका, बहुत तेजी के साथ में। आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा करी, जिसके भाग 1 पे हम चर्चा कर रहे थे एमएसएमई के व्यवसायों पे, एमएसएमई, है ना। प्रधानमंत्री के विजन के बारे में चर्चा करी हम लोगों ने, 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में चर्चा करी, जिसमें 10% हम लोगों ने जीडीपी पर चर्चा करी, ये जीडीपी का 10% है। साथ ही हम लोगों ने सभी सेक्टरों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1 के बारे में चर्चा करी। इसके तहत हम लोगों ने कितना पैकेज मिला उस पर चर्चा करी। स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवर मिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मी को कितने लाख रुपए का बीमा कवर दिया गया, तो आप बताना 50 लाख का बीमा कवर दिया गया। 80 करोड़ गरीब जनता के लिए 3 महीने तक के लिए 5 किलोग्राम गेहूं चावल की व्यवस्था करी गई। अगले 3 महीने तक हर प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम दाल की व्यवस्था करी गई। ऐसे ही 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों के लिए 500 रुपए मिलेंगे हर 3 महीने तक प्रत्येक माह। पूछा जाएगा कितने गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे कितने परिवारों को, तो बताना 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस देखा मनरेगा मजदूरी 182 से 202 रुपए कर दी गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में बात किया। हमने उपायों के बारे में बात किया, जो उन्होंने उपाय हमें दिए थे। अन्य उपाय 2 बात की हम लोगों ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए विशेष कदमों पर बात किए गए। और उसके बाद हम लोगों ने बात की एमएसएमई की नई परिभाषा की। एमएसएमई की नई परिभाषा क्या है हमने उसको डिस्क्राइब किया।
बताया कि पहले जो परिभाषा थी उसमें क्या चेंजमेंट हुआ और आखिर में अब निवेश के साथ साथ टर्नओवर को भी जोड़ दिया गया नई परिभाषा में। याद करने का तरीका बताया, सूक्ष्म 1 से 5 यानी एक से कम का निवेश और 5 से कम का टर्नओवर करोड़ में है। लघु जीरो बढ़ा दो सीधा सीधा, माने 10 करोड़ से कम का निवेश और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, ठीक है। और यहाँ पे दूना करो गुणा 2 करो इन दोनों का, तो क्या हुआ 20 और 100, मतलब निवेश 20 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं करना है। 20 करोड़ रुपए तक के लिए वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी, समझे, मतलब 200 करोड़ रुपए तक के लिए वैश्विक निविदाओं की अनुमति नहीं होगी। 200 करोड़ का मेरा अर्थ साफ साफ था कि अब वर्ल्ड में जो टेंडर डाल देते थे वर्ल्ड के बाहर की कंपनी आकर के, अब वो 200 करोड़ रुपए तक के लिए टेंडर नहीं डाल सकेंगी, वो भारतीय कंपनियां ही टेंडर डालेंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई के लिए अन्य उपाय बताए गए, क्या कर सकते हैं, कैसे अब हम लोग ई मार्केटिंग में आएंगे। उन्होंने बताया हम ई मार्केटिंग लॉन्च करेंगे। साथ ही प्रतिष्ठानों कामगारों के लिए 3 महीने के लिए 25 करोड़ रुपए ईपीएफ सहायता दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बड़े बड़े हेडिंग्स में लिखा है इनके बिल्कुल रट लेना, 3-4 बार देखोगे सब कुछ रट जाएगा, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एनबीएफसी, एचएफसी व एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपए की घोषणा करी गई। साथ ही डिस्कॉम के 90,000 करोड़ रुपए दिए गए, 94 को 90 कर दिया मैंने, यहाँ पे शायद देखा भी हो आप लोगों ने। और ठेकेदारों को राहत दी गई, आगे 6 महीने तक का एक्सटेंशन बढ़ाया गया उनके लिए। सेम कहानी रेरा में करी गई, उनके लिए भी 6 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया गया। साथ ही वहाँ के जो अधिकारी हैं उसको ये अधिकार दिया गया कि आप 3 महीने तक इसको और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने टीडीएस और टीसीएस के बारे में बात करी, दोनों टैक्स के बारे में थी। साथ ही मैंने बताया दोनों के फुल फॉर्मों को बताया। और उसके बाद मैंने बात करी है कि कितना समय बढ़ाया गया है टैक्स देने के लिए, करों के लिए। अच्छा, धन्यवाद देने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, अभी पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 बाकी है। मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा है, पर एक चीज समझ लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आप सोचते क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया गया, क्वेश्चन पूछा यहीं से जाता है, पर आपने क्या किया होता है, वन लाइन पढ़ के चले गए हो तो उससे भला नहीं होने वाला। आजकल एग्जामिनर जो है वो बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत सारी हर एक चीजों को पूछ रहा है। तो मतलब कोशिश ये करो कि हर चीज को डीप में पढ़ो, उसका एक एनालिसिस लेके पढ़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये मत समझना कि हम वन लाइनर पढ़ के पास हो जाएंगे, वन लाइनर से आज के करंट अफेयर भी नहीं बनता है। जो सोचते हो ना कि वन लाइनर से करंट अफेयर बन जाता है, उठा के यूपी के पुराने पेपर देख लो, यूपी के जो हाल ही में 4-5 पेपर हुए ना, चाहे वो उसका हुआ हो तुम्हारा युवा कल्याण अधिकारी का हुआ हो, चाहे क्लर्क का हुआ हो, है ना, 2016 क्लर्क का पेपर भी हुआ था ना हाल ही में, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट का हुआ हो, एक बार जरा पेपर उठा के देख लेना, प्री का पेपर था और ऐसा लग रहा था कि पेपर कहाँ से बनाया गया, बच्चे ये सोच रहे थे कि आखिर ये पेपर बना तो बना कहाँ से है। तो पेपर की अवस्थाओं को समझना बड़ा टफ हो जाता है। हम लोग आगे पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे, पार्ट 3 पे भी चर्चा करेंगे। और पार्ट 3 को मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझता हूँ कि पार्ट 3 कृषि पर डिपेंड होगा। और कृषि जो है, कृषि जो है वो रिटर्न पेपर, जो पेपर 3 होता है ना, उस पेपर 3 का 50% भाग जो है वो कृषि कवर करती है। तो कृषि को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझता हूँ। साथ ही इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी कि कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। जब एक बार देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि इकोनॉमी के इतने टफ टर्म्स यूज हुए हैं जो शायद अगर आप स्टूडेंट हो तो समझ में आना आपके लिए मुश्किल होगा, और जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स के टीचर्स हैं, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं इकोनॉमी बहुत टफ है, वो टफ नहीं होती है, उसकी कुछ वर्डिंग टफ होती है। साथ में मैंने कोशिश करा है कि उसको डिस्क्राइब करूं आपके लिए, तो मैंने हर वर्ड को डिस्क्राइब भी किया हुआ है ना। तो मेरा फिर से निवेदन है, बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एमएसएमई, रियली में एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर एमएसएमई पे कहीं निबंध लिखने को आ गया किसी भी पेपर में, तो मेरे ख्याल से अगर इतना डाटा लिख दोगे तो आप सबसे 10 कदम आगे चलोगे, क्योंकि नंबर जो होते हैं ना वो डाटा पे मिलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नंबर जो है वो डाटा पे मिलते हैं, और करंट योजना अगर आपने लिखी हुई है निबंध वगैरह पे तो उस पे नंबर मिलते हैं। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, एक बार नहीं। एक बार में कुछ नहीं हुआ, एक काम कर सकते हो ना, यूट्यूब में आ रहा है, स्पीड बढ़ा लेना ऊपर से, है ना, उसको 2-3 बार देखो। इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतना क्लियरेंस आएगा, जितनी बार देखोगे उतना क्लियरेंस आएगा, जितनी बार देखोगे उतना क्लियरेंस आएगा। और इसके जो फैक्ट्स लिखे हुए थे
और कुछ फिगर्स लिखे हुए थे कि कितना कहाँ दिया गया, है ना। वो फैक्ट्स और फिगर को एक पेन और पेपर लेके साथ में नोट करते चलो। वीडियो देखो, पेन और पेपर में नोट करते चलो, मतलब एक तरह से उसका एक नोट्स बना लो, है ना। तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल पार्ट वन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पार्ट वन समाप्त होते ही, और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आप मुझे अनअकैडमी में सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे अनअकैडमी में सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही आप हमें अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे देख रहे थे, और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे 1 सेकेंड, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही देखिए वो एरो जा रहा है सब्सक्राइब की ओर बार बार, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरा कोड आपको पता ही है, DSUS, मेरा नहीं सॉरी आपका कोड है वो, DSUS कोड है। इसको यूज करके आप 10% का डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। और अभी भी कह रहा हूँ भाई, वो सब नौटंकी मत पड़ना। 1 महीने 3 महीने और 6 महीने वाली आज का तुम्हें पहली बार मेरे ख्याल से वीडियो देखा होगा तो लगा होगा कि हाँ इतना टफ भी हो सकता है। हाँ भाई इतना ही टफ है, इतना इजी नहीं होता है ना। तो उसको मेरे कहने से बड़ी आराम से पढ़ो, और बड़ी शांति से पढ़ो। कोई इशू इतना बड़ा नहीं है, बहुत आराम से हर एक चीज कवर कर लो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा हाँ, ये कोड के बारे में बता दूं फिर से एक बार। अ, मेरा DSUS ये कोड लिखा हुआ था ना, इस DSUS कोड लेके तुम 10% का डिस्काउंट ले सकते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई इनके चक्कर में मत फंसना, इनसे कुछ नहीं होगा। 12 महीने या 24 महीने का लेना। टू बी फ्रैंक, मुझसे बच्चे अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ बच्चों को समझाते समझाते कि भाई 12 महीने या 24 महीने, उसे सर कितने में सब्सक्रिप्शन लेने, कितने महीने में तैयारी हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, अगर बहुत दिमाग के तुझे तो 12 महीने का, दिमाग से थोड़ा भी कमजोर हो तो 24 महीने का लो। क्योंकि जितनी बार वीडियो देखोगे ना, उतनी बार चीजों को इजिली गेन कर लोगे, इजिली पकड़ लोगे। इसलिए मैं उनसे हर बार कहता हूँ भाई नहीं, 24 महीने का कम से कम वीडियो लो, 24 मंथ का वीडियो लो। अब 24 मंथ में फायदा क्या है भाई, तुम तैयारी कर ही रहो, तैयारी कहीं ब्रेकअप नहीं हो रही है, तुम्हें भी लग रहा है कि भाई पैसा इन्वेस्ट किया, लोग पढ़ते रहे, साथ में घर बैठे बैठे पढ़ाई करो, घर वालों का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा। और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद किसके लिए पता है, 24 महीने वाला, जो वर्क भी कर रहे हैं और वर्क के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना नौकरी भी ढूंढते हो पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो 7560 के पैकेज को ले लें। इस कोड को यूज करके, DSUS कोड को यूज करके ये ले लें और आराम से पढ़ाई करें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। यहाँ पे देखो टेस्ट सीरीज ही मिल जाती है, उसके लिए कहीं बाहर जाना नहीं है, कंटेंट सारा यहीं मिलता है, वीडियो सारे अवेलेबल हैं, लाइव आते हैं, आप लाइव सबसे टीचर से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, PQRS होते ही रहते हैं आपके लिए, उसके लिए भी कोई इशू नहीं है। तो बहुत ही आराम से पैकेज ले लो 24 महीने वाला और पढ़ाई चालू करो। और जाते जाते लास्ट चीज, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा देना। देखो ये बेल आइकन भी आ रहा है, इस बेल आइकन का बटन दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। हिट द बेल आइकन लिखा हुआ है देखो, फ्रॉम नोटिफिकेशन। और कोई भी सवाल हो ना, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और रिप्लाई आपको उसका मिल जाएगा, बिना बिना किसी दिक्कत के। आप परेशान मत होना, है ना। साथ ही में हमारा टेलीग्राम लिंक भी है, वो भी नीचे पड़ा रहता है डिस्क्रिप्शन पे। आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो, उसमें भी आपको कई सारे PDFs वगैरह अवेलेबल रहते हैं, फैकल्टीज अवेलेबल रहती हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, और हम लोग आगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 पे चर्चा करेंगे अभी आगे। और फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो कम से कम 2 से 4 बार देखना, कम से कम 2 से 4 बार। हाँ, इसे आज देखा आपने, सुबह एक बार, रात में सोने से पहले देख लिया, दोपहर में 2 मिनट खाना खा रहे हैं कान पे लगाया, सुनने बैठ गए, है ना। 2 से 4 बार इस वीडियो को देखोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, और हर एक चीज को आराम से समझ जाओगे। जब ये वीडियो समझ में आएगा तभी आगे के 2 3 4 5 जो वीडियो बचे हुए हैं वो समझ में आएंगे। बाकी इसको शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो तैयारी करने वाले हैं, और सबका भला करते रहिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो जो फैकल्टीज आती है आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय, थैंक यू वेरी मच।